अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। दुआएँ हमारी हमेशा आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। लंदन जो कि 3 दिन गुज़ार के आए हैं मिठा जी के साथ। मिठा जी कमाल दी शख्सियत ने, अल्लाह उन्हां नूं ज़िंदगी सेहत देवे। मिठा जी दा जेह्ड़ा नाल रह के ना ते हुण 2 दिन दिमाग च मिठा नहीं जाना हैगा। बट एनी हाउ सलामत रहें, खुश रहें। मेरा चेहरा जो है वो आपको थकावट नज़र आ रही होगी। मैं अभी शायद 1 घंटा सोऊँ क्योंकि सुबह-सुबह जो है वो 6:30 बजे लंदन से फ्लाइट थी। 8:30 बजे यहाँ पे 1 घंटे का फ़र्क है। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे घर आए और सुबह-सुबह घर वालों को उठाने की हिम्मत ही नहीं हुई, संडे, इतवार। तो अभी ये वीलॉग करके 1 घंटा सोने का प्रोग्राम बना रहा हूँ और फिर शाम को 5 बजे न्यूयॉर्क की फ़्लाइट है और अगले 6 से 7 दिन पीएम साहब के साथ ड्यूटी देंगे। अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, पार्टी के लिए। ज़ाहिर है वहाँ पे तो फिर आपसे रहेगा, बल्कि आपके लिए जा रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा सोशल मीडिया पे। जो हमारा काम है वो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें लिंक। जो लंदन में कन्वेंशन हुआ है, उसका हाल आपको सुनाऊँगा। उसमें क्या हुआ, किसने किया, कैसे किया? कन्वेंशन के मुंतज़मीन सबसे पहले जो है वो सैयद कमर रज़ा शाह साहब। पहले तो ये तलावत कलाम पाक से शुरू हुआ। नात शरीफ और पाकिस्तान का कौमी तराना जो है सुना गया और उसके बाद जो है वो सैयद कमर शाह साहब आए, इंतहाई मुख्तसर वक़्त के लिए। वो हमेशा मुख्तसर वक़्त के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे जो मेहमान है, लास्ट टाइम फ़ील्ड मार्शल, इस दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, उनको सुनने आए हैं, तो आप उनको सुनें, मैं थोड़ा वक़्त लूँगा। जिसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और मेहमानों का पहले तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उन्हें टाइम दिया और फिर सबसे बड़ी बात है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो इतनी बड़ी तादाद में है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को अवलीन तरजीह देते हैं। अक्सर औकात मुल्क की जो मुलाकात के लिए वक़्त माँगूँ, या तो वो सेम डे दे देते हैं या फिर अगले दिन दे देते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई है, जिसमें मैं मिस कर रहा हूँ 13 या 19 निकात जो एजेंडा है, मेरा ख़्याल मोस्ट प्रोबब्ली 13 निकात एजेंडा जो है उस पे डिस्कस हुआ है और जितने उस एजेंडे में चीज़ें थी, वो तमाम की तमाम हल होंगी और तमाम पे तमाम पर काम हुआ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से उन्होंने कहा कि जिनके पास ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी कार्ड है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ओपीएफ के मेंबर बने, ताकि हमें ओपीएफ के जो ताकत है उसको मज़ीद बड़ा कर सकें। मुख्तसर ख़िताब किया उन्होंने। उसके बाद साबिक़ वज़ीरे जो दफ़ा हैं ख्वाजा मोहम्मद आसफ़, दबंग मसाज उन्होंने जो हमेशा की तरह एक ख़िताब करते हैं। उन्होंने कहा जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फ़ील्ड मार्शल हाफ़िज़ आसिम मुनीर ने जिस हिकमत और फ़रासत से मुल्क की मईशत और दफ़ा को मज़बूत किया, इसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि सऊदी मुआहदा पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में एक नया बाब है। भारत को दी गई शिकस्त भी एक यादगार कामयाबी है और इनके मुताबिक हाइडन जो ये जो वो ख्वाजा साहब कहते हैं कि कुछ दोस्त मेरी बात मुझ पे तनकीद भी करते हैं या इख्तिलाफ भी करते हैं, बट मैं अपनी इस बात पे कायम हूँ। इस वक़्त जो पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम है, फ़ौज और जो सिविल हुकूमत है, मिलकर मुल्क चला रहे हैं, उसके नताइज आप 78 साल एक साइड पे कर दें और उसमें से 1.5 साल निकालें। इस 1.5 साल के जो रिज़ल्ट है, वो आप देखें कितने शानदार हैं। तो हम दुनिया के सामने सर उठाकर जी रहे हैं। दुनिया जो है वो हमें जो है वो इज़्ज़त की निगाह से देख रही है और वजह ये है कि हमारे मुल्क में ये जो हाइब्रिड निज़ाम है, ये कामयाबी से चल रहा है। इस मुआहदे पर कहा उन्होंने कहा जी कि ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हरमैन शरीफ की हिफ़ाज़त के लिए खुदा की ज़ात ने हमें चुना और फ़लस्तीनियों के लिए भी उनका दिल जो है वो ख्वाजा साहब का हमेशा बड़ा वो इस पे वो बड़ा दुःख का इज़हार करते हैं। उस पे भी उन्होंने बात की। इसके बाद बारी आ गई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब। उन्होंने शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले तो माज़रत की कि 20 अगस्त को जो इवेंट था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो वो करवा रही थी, वो कैंसल करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान में बारिशों से हालात इतने ख़राब थे कि उसकी वजह से ये इवेंट जो है वो ना करना पड़ा। तो उसके लिए उन्होंने माज़रत की और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वादा किया था 1 महीने के बाद 20 सितंबर से 20 अगस्त से 20 सितंबर हम लोग यहाँ पे हैं और अपना वादा सिर्फ़ 1 महीने में पूरा करें। और उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब ने जब 2022 में हुकूमत सँभाली थी तो मुल्क को दिवालिया कहा जा रहा था। लेकिन 2024 के इंतखाबात के बाद आज पाकिस्तान खित्ते में नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने 10 मई को पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाया और दुनिया ने हमारी जो फ़तह है उसको तस्लीम किया। तकरीब का सबसे यादगार लम्हा वो था जब वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ
खिताब करने के लिए स्टेज पर तशरीफ़ लाए। पूरा हाल खड़ा हो गया। शहबाज शरीफ ज़िंदाबाद, अफ़वाज पाकिस्तान ज़िंदाबाद और शहबाज शरीफ वी लव यू के नारों से गूंज उठा। शुरका के पुरजोश बाइस वज़ीर-ए-आज़म तकरीबन 2 से ढाई मिनट ना बोल सके और वो हाज़रीन का शुक्रिया अदा करते रहे। और शहबाज साहब, आपको पता है वो जो खड़े-खड़े एक चुटकुला फेंकते हैं, तो उससे जो पूरे का पूरा हाल जो है वो कहकों में बदल जाता है। तो शहबाज साहब ने कहा, जनाब फ़िक्र करने की कोई लोड़ नहीं, सारे इंतज़ाम मौजूद ने थे। एक अभी वो बात शुरू की ते एक पंजाबी च बोलिया, "तुहाडे ते खुश हां जेह्ड़ा तुसी इंडिया नू मतलब ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।" ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, "ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ नहीं आई, ਹਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ बड़ियां गल्लां ने।" बट बड़ा अच्छा रहा। शहबाज साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि अवर सिद्दी पाकिस्तानियों की जो कुर्बानियां हैं उसके लिए सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि पिछले साल 38 अरब रुपए पाकिस्तान भेजने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों की मेहनत के बगैर मुल्क की मईशत मजबूत नहीं हो सकती थी। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि क्यों ना, जो आपने पाकिस्तान के लिए किया है, मैं अपने स्टेज को छोड़कर 2 कदम आगे बढ़कर आपको सलाम करूँ। वो स्टेज से डाइस से आगे आए, थोड़ा-सा आगे आके उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सलाम किया, ख़राज तहसीन पेश किया। उन्होंने बताया कि 1968 में जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन, या उन्होंने जो मेरे ख़्याल में एफ़ए बोला या मैट्रिक बोला, जब अपनी तालीम मुकम्मल की तो उनके वालिद ने चचा के साथ उनको लंदन भेजा। फिर यहाँ पे आके उस दौर में जिन लोगों से मैं मिला, जिन लोगों को मैंने देखा, वो दौर के लोग जो मेहनत कर रहे थे, किसी का छोटा काम था, किसी का बड़ा काम था, आज तक मैं उससे इतना मुतासर हूँ, अब तो वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में 10 मई के वाक़यात का ज़िक्र करते हुए कहा कि दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया गया, एक शहीद बच्चे की कुर्बानी उन्होंने झंझोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तय किया गया कि अगर दुश्मन बच्चे की उन्होंने कहा जी कि बच्चे के जो वालिद साहब हैं, वो बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे थे और एक बम जो है, जो इंडिया की तरफ से आया, वो बच्चे को लगा और बच्चा शहीद हो गया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी, फील्ड मार्शल आसिफ मनीर और मैं खुद उस बच्चे के घर पे गया। उस बच्चे की आंखें खुली थी और उसमें से एक सवाल था हमारे लिए कि मेरा क्या कसूर है? मैंने तो अभी खिलना था, मैं तो एक फूल था, मुझे क्यों शहीद किया गया? झंझोड़ के रख दिया। और फिर कहा कि उन्होंने एक-एक चीज़ का बदला लिया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तय किया गया कि अगर दुश्मन दोबारा हमला करेगा तो भरपूर जवाब दिया गया, और फिर फील्ड मार्शल की क़यादत में वो फैसला तारीख़ का हिस्सा बन गया। उन्होंने ये भी कहा कि जब ये फैसला हो गया कि हिंदुस्तान दोबारा अगर करेगा, जीएचक्यू में थे जिनके उनके साथ ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वज़ीर दिफ़ा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, फील्ड मार्शल और कुछ कैबिनेट के दूसरे लोग। उन्होंने कहा जी कि अब दोबारा प्राइम मिनिस्टर साहब, हिंदुस्तान अगर ऐसा हमला करेगा तो हम जवाब देंगे। हमारे 54 लोगों को शहीद किया गया, हमारी मसाजिद पर बम फेंके गए हैं, बहुत सारे ड्रोन हमारी तरफ आए हैं, बर्दाश्त की एक हद होती है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की क़यादत में ये फैसला हुआ कि इंशाअल्लाह हम जवाब देंगे, और फील्ड मार्शल ने कहा कि वो सदियों याद रखा जाएगा। फरमाते हैं कि मैं घर आया और घर आके सो गया। फिर जब मैं उठा, उठकर नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़कर जब मैं स्विमिंग के लिए गया, तो मैंने अपने जो उनके साथ काम करते हैं, रज़ा साहब का नाम लिया उन्होंने, कि रज़ा साहब से कहा कि वो जो ज़रा लाइन है ना, ज़रा जी महफूज़ लाइन है जिहदे ते होर गल कोई नहीं सुनदा, ਉਹ लाइन नाल लै लै जिहदे तल्ली बजे। कह रहे जी कि मैं अभी स्विमिंग कर रहा था, तो उन्होंने रज़ा से बताया कि भागे-भागे कि सर कॉल है। कॉल रिसीव की तो फील्ड मार्शल ने कहा कि सर उन्होंने एक दफ़ा नहीं, अच्छा उससे पहले ये सॉरी मैं ये मिस कर गया हूँ। वो ये आगे जाके वाक़या है। अ, जब ढाई बजे रात को उनकी कॉल आई फील्ड मार्शल की, तो उन्होंने कहा जी कि हिंदुस्तान ने हमला किया, नूर खान एयर बेस के नज़दीक हमने उनका हमला नाकाम बनाया, तो अब क्या हुक्म है? तो वज़ीर साहब ने कहा जी बिस्मिल्लाह करें। तो फील्ड मार्शल ने कहा जी कि आपकी तरफ से इजाज़त है? तो मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह करें। और कह रहे हैं मेरे को जब फील्ड मार्शल साहब ने जो वो कॉल की, तो इतनी खुद इत्मीदी थी कि अगर कोई शायद और होता तो वो कहता जी 10 मिनट वेट कर लीजिए, उड़ीक लीजिए, किसी ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ, ਇੱਕ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ कहिए। लेकिन फील्ड मार्शल ने कहा कि सर अगर आपका हुक्म है तो हम अभी कर रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं जी मैं ऑर्डर दे के फिर सौ गया कि लगो जी हुन फिर, मतलब कि वो देखिए अंदाज़ा करें कि उनका अपनी फ़ौज पे यकीन, के ऑर्डर देने के बाद जंग के वो जाके सौ गए। और जब सुबह उठे हैं, जंग चल रही है, वो अपना नमाज़ पढ़ी और स्विमिंग पूल की चले गए हैं। वहाँ पे कॉल आई है दोबारा फील्ड मार्शल साहब की कि मार्को रूबियो की कॉल आई, और वो कह रहा है कि हिंदुस्तान कह रहा है जी हमें माफ़ कर दें। तो तब उन्होंने कहा जी बिल्कुल माफ़ कर दें उनको, दफ़ा करें, हम तो लड़ना नहीं चाहते। ये जो लड़ाई पे पैसे लगा रहे हैं, ये जो जंग पे पैसे लगा रहे हैं, दोनों मुल्क अपने-अपने मुल्क की भलाई पे लगाएँ। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी कि उसके बाद जब से उन्होंने रिक्वेस्ट की है, अखबारों में, टीवियों पे धमकियाँ लगाते हैं, लेकिन वो जंग वाली साइड पे दोबारा नहीं आ रहे। ये उन्होंने कहा जी, और उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि अ, दोबारा भी अगर ऐसा करेंगे तो हम जनाब उड़ा कर रख दें। उन्होंने कहा जी हमारी अमन की ख्वाहिश है,
تاکہ وسائل تعلیم، صحت اور عوام کی خوشحالی پر خرچ کیے جائے۔ انہوں نے غزہ اور کشمیر کے مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے خطے میں امن کے بغیر غربت ختم نہیں ہو سکتی۔ اب وزیر اعظم جو ہے وہ یہاں سے امریکہ جائیں گے، جنرل اسمبلی سے خطاب کرنا ہے، پاکستان کا بھرپور مقدمہ لڑنا ہے۔ ممکن ہے کہ شہباز شریف منگل کی روز امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات بھی کریں، یہ بھی ایک ممکنہ میں سے ایک ہے۔ اچھا جی، ایک وہاں پر جو تھا وہ ظاہر ہے جی یوتھی آئے ہوئے تھے، ان یوتھیوں نے اپنا کام جو ہے وہ کرنا تھا۔ اب بلیو کریں، میں بالکل کوئی کسی قسم کا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے، میں آپ کو بلکہ وہ دکھاتا بھی ہوں۔ جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ یوتھیے جو ہیں وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یوتھیے وہاں پہ نہ آئیں اور یوتھیے بےزتی نہ کروائیں۔ آپ بلیو کریں کہ پہلے گھنٹہ سوا گھنٹہ ہے اس طرف، اب ظاہر ہے ہزاروں لوگ وہاں پہ کنونشن میں آئے تھے، بیک سٹیج پہ جو بیک دروازہ ہے اس پہ انہوں نے پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ ٹوٹل 4 تھے، 2 خواتین اور 2 مرد، یہ ٹوٹل 4 لوگ تھے، جن میں سے 2 نے منہ پہ عمران خان والا وہ ڈالا ہوا تھا، جسے کہتے ہیں وہ بڑاوا جے بنے سن، باندر جے بنے سن، اور یہ سوائے غلیظ باتوں کے اور ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ ادھر نون لیگ کے اوورسیز پاکستانی تھے، وہ جو ایک ہے نا تقریباً 200-400 لوگ تھے، کیونکہ ظاہر ہے انہی لوگوں نے اندر چلے جانا تھا بعد میں۔ اتنے ذلیل ہوئے ہیں یہ پی ٹی آئی والے، بلکہ میں نے ٹویٹ کیا اور میں نے ایک ویڈیو بھی کی کہ اگر خان صاحب ان اوورسیز پر، اور میں بتاؤں کہ وہ اوورسیز بھی نہیں رہے، اب بلیو کریں کیونکہ میرا یہ پہلا اتفاق ہے، میں نے لندن میں مطلب اس سے پہلے میں نے کبھی کسی پروٹیسٹ میں حصہ نہیں لیا، اتفاق ہی نہیں ہوا، یہ میں نے پہلے پروٹیسٹ دیکھا ہے۔ اگر تو عمران خان صاحب ان کے سر پر اگر لڑائی لڑے ہیں تو خدا کی قسم صلح کر لیں، بالکل ضرورت ہی کوئی نہیں ہے لڑائی لڑن لین۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ تو سارے کے سارے یوٹیوبر تھے، سارے کے سارے ٹک ٹاکر تھے، ہر کوئی اپنا اپنا موبائل نکال کر جو ہے وہ گالیاں بھی نکال رہا تھا اور ویڈیو بھی بنا رہا تھا اور اس کو ٹک ٹاک پہ اپلوڈ بھی کر رہا تھا، یوٹیوب پہ کر رہے تھے۔ شہزاد اکبر صاحب وہاں پہ تشریف لائے، وہ 1.5-2-2.5 منٹ میں اپنا لیکچر جھاڑا اور جھاڑ کر نکل گئے کہ میری حاضری لگ جائے کہ میں یہاں پر پروٹیسٹ کرنے آیا ہوں، کیونکہ ان کو پتا تھا ایجنسیاں بھی ہیں، شہباز شریف آیا ہوگا تو ادھر اپنی ہاں جی بلے بلے کروان لیا ہے، وہ چلا گیا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا۔ آخری لمحات پہ وہ کوئی جو 2-4 خواتین ہیں وہ ہیں، اور ان کے ساتھ 25-30 مرد مزید آئے، لیکن وہ کافی لیٹ آئے۔ تو ٹوٹل جو ہیں وہ یہ 4 یہ تھے اور 25-30 ہیں، کچھ 40-50 کر لیں آپ، بہت میں یہ بڑی تعداد، میٹھا جدہ کہنا سی کہ 25 تو 30 سن، میں پھر بھی 40 کر رہے ہیں، 10 بتا رہے ہیں وہاں، ایک سے زیادہ کچھ نہ، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی بھی عہدیدار نہیں تھے، ان میں سے کوئی بھی عہدیدار نہیں تھا، یہ تمام کے تمام ٹک ٹاکر تھے۔ ان سے اگر عمران خان لڑائی ان پہ لڑا ہے کہ یو کے والے جو اوورسیز ہے وہ مجھے آ کے نکالیں گے، تو خدا کی قسم مفت میں مشورہ دے رہا ہوں، عمران خان صاحب معافی مانگ لو، اپنی بھیناں دی تے اپنی جان چھڑاؤ تے سکون نال اپنے بچیاں کول جا کے سوہریاں دے پیسیاں تے پلو، جتھے تہاڈی 2 بچے پالدی پئی ہے، جتھے تہاڈی ایک کڑی پالدی پئی ہے، تہانوں بھی پال لوے گی، خوش رہو گے، سکون چ رہو گے، کیونکہ تہانوں اے سوشل میڈیا والے ویچدے پے نے۔ جس طرح سوشل میڈیا پر آپ نے بیچا ہے بالکل ویسے آپ کو ابھی بیچ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ میں آپ کو اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ نے کسی ایمانی ہے کوئی نہیں، لیکن سوشل میڈیا والی جو ایک ہوا کرتی تھی نا کسی دور میں، وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ زیرو ہو چکی ہے۔ اچھا جی، امریکہ میں جناب اب جو بابا ٹرمپ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی افغانستان سے افغانستان سے بگرام ایئر بیس کی واپسی کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ واپس نہیں کرتے تو پھر آپ جان لیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ فتنہ الخوارج جہاد کے نام پر دہشت گردی کرتا ہے، کیا ان کا نام نہاد جہاز کا جذبہ یہاں بھی جائے گا؟ کیا امریکہ کو آنکھیں دکھائیں گے؟ افغانستان میں چھپ کر پاکستان کے خلاف پراکسی وار کا محرب بننے والی ٹی ٹی پی امریکی صدر کو للکاریں کہ آؤ ہم تمہیں نہیں دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ احسان فراموش ہیں، دشمن ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ افغانی ہیں، اور اتنے گندے اور غلیظ دشمن ہیں، آپ کا 40 سال سے کھا رہے ہیں، اور آپ کے مطلب دیکھیں نا، آپ کسی افغانی سے کہہ دیں پاکستان میں کہ پاکستان کا زندہ کا بات کا نعرہ لگاؤ، اس کا ایک ریسٹورنٹ ہوگا، وہاں پہ 50 100 200 بندہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہوگا، اس کا سارا سٹاف افغانی ہوگا، وہ افغانی بھی کھانے بھی بیچ رہا ہے، کوئی کوئٹہ کے نام پر، کوئی پشاور کے نام پر، کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم نے ان کو خود اجازت دی ہے۔ آپ کسی سے کہیں کہ وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے گا، کوئی افغانی پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگائے گا۔ تو یہاں پر ان کے پر جلیں گے جب امریکہ وہ کہے گا، اور امریکہ کو یہ جتنے بہادر ہیں، یہ جتنے نا فتح ہونے والے لوگ ہیں، یہ ایئر بیس بھی دیں گے اور اب جو ہے وہ چھتر بھی کھائیں گے۔ پنجاب حکومت کے جو کمالات ہیں اس پر اگر بات کریں تو کچھ دوست جو ہے وہ میری بات کا غصہ تو کر جاتے ہیں، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں۔ پنجاب حکومت جو ہے، جب میں پنجاب حکومت کے بارے میں یہ کہتا ہوں نا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز اگر کچھ سال مل گئے تو جاپان یہاں سے سیکھنے آئے گا تو غلط نہیں ہے۔ اب میں نے صوبے کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ واقعی حیران کر دینے والا ہے، یا تو وہ یورپین کنٹری میں ہے یا پھر جاپان میں ہے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सूबे में कचरा ठिकाने लगाने के लिए जदीद मंसूबे की मंजूरी दी है। इस मंसूबे के तहत पंजाब भर के सरकारी और निजी तलीमी इदारों में रंगदार कूड़ेदान रखे जाएँगे, ताकि कचरे को अलग-अलग जमा किया जा सके। पहले मरहले में स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस 30 सितंबर तक नाफ़ज़ किया जाएगा। 1 अक्टूबर से इसका बाकायदा मुआयना शुरू हो जाएगा। रंगदार कूड़ेदान न रखने वाले अदारों पर जुर्माने अदायद किए जाएँगे। महकमा माहौलियात व क्लाइमेट चेंज की वज़ीर मरियम औरंगज़ेब मनसूबे की निगरानी करेंगी, जबकि वज़ीर तलीम राणा सिकंदर, वज़ीर बल्दियात ज़ीशान मलिक को अहदाफ सौंपे गए हैं। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे ईपीए ने नोटिफ़िकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक 5 रंगों को कूड़ेदान बनाएँगे। पीला रंग कागज़ और रद्दी के लिए। अब देखें, ये पीले रंग में कागज़ और रद्दी के लिए जो है वो आप डाल दें, ये आपकी रद्दी जहाँ पे जानी है वहाँ पे पहुँचेगी और इसमें ज़्यादा गंद-शंद नहीं होगा। सब्ज़ रंग बोतलें, काँच, लेबॉर्ट्री का ज़ाया-शुदा, उसमें जितना लेबॉर्ट्री का ज़ाया-शुदा है, काँच की बोतलें हैं और ये सब कुछ इसमें डाला जाएगा, क्योंकि ये भी एक जगह पे जाने वाला है। सुरमई रंग फलों के छिलके, खाने का ज़ाया-शुदा सामान, पत्ते और सब्जियाँ, कि ये जितनी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, वो सारी की सारी आप सुरमई रंग वाले में डाल सकते हैं। लाल रंग, ये धात की चीज़ें, लोहा होगा, दीगर धाती अशिया जो हैं, वो भी जाएँगे। अब देखें ना कि ये सारा धात इसमें होगा, सीधा निकलेगा जहाँ पे जाना चला जाएगा। और नारंगी रंग जो है वो प्लास्टिक वेस्ट। अब प्लास्टिक जो है वो सबसे बड़ा क़यामत वाली चीज़ है। तो जो प्लास्टिक वाले हैं वो नारंगी रंग में डाले जाएँगे। देखिए, आप मुझे ज़रा ये बताएँ, अभी अगर आप मैं अगर इस वीलॉग में, क्योंकि अब अपलोड करना है, वरना मैं यहाँ पे हॉलैंड में बाहर जाता, तस्वीरें बनाता और मैं आपको दिखाता कि यहाँ पे 3 रंग के कूड़े लगे होते हैं। 3 रंग के कूड़े लगे होते हैं, किताबों, कापियों, कागज़ों के लिए अलहदा होता है, कचरे के लिए अलहदा होता है और गिलास के लिए बिल्कुल अलहदा होता है। इवन यहाँ पे एक और लगा होता है बहुत बड़ा, जिसमें ये जो कपड़े आप नहीं पहनते यानी मोड़ जाके उसमें फेंकते हैं, और फिर वो जो आपके घर पे आते हैं, जिसको आप अक्सर लेके आते हैं। हम भी कॉलेज दौर में, स्टूडेंट दौर में लिया करते थे, लंडा बाज़ार जिसे आप कहते हैं। तमाम कचरा रिसाइक्लिंग के बाद दोबारा इस्तेमाल करके काबिल बनाया जाएगा, ताकि माहौल दोस्त रवैयों को फ़रोग़ दिया जाए, कचरे की मकदार में कमी लाई जाए। ऐसे इनकलाबी मंसूबे मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब जैसी विज़न वाली खातून ही दे सकती हैं। पंजाब की बेटियों ने पंजाब की लाज रख ली है। पंजाब की बेटियों ने पंजाब की लाज रख ली है, कि पंजाब ने ज़िम्मेदारी अपनी बेटियों की दी, तो बेटियों ने इस दफ़ा, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बेटों से अच्छा डिलीवर किया, लेकिन बेटियों ने वो कर दिया कि अब कोई भी बेटा पंजाब में हुकूमत करेगा तो उसके लिए चैलेंज होगा, क्योंकि बेटियां जो है वो ये काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अब इंशाल्लाह ताला अगला वीलॉग तो एयरपोर्ट से होगा, लेकिन उससे अगला वीलॉग न्यूयॉर्क से होगा। फिर आपको अक़वाम मुत्तहिदा की खबरें सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, खुश रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लंदन वाले इवेंट के बारे में राय ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।